हाँ जी। तो लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ में के निकालना सीख लिया था अपन ने लास्ट लेक्चर में। अरे हाँ या ना, थे इस क्लास में? ये तुम्हारी तो क्लास है जो लिखा है। तो आज अपन क्या करेंगे, यदि टाइट्रेशन की रीडिंग्स आपको दे रखी है, इफ टाइट्रेशन रीडिंग्स आर गिवन, तो उसको कैसे हैंडल करना है। इसमें एक जैसे केस देख लेते हैं, ये H2O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O प्लस, ये हाफ O2 हो गया। आपको दे रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और उसके साथ में आपको डेटा क्या दे रखे हैं कि गिवन टाइम टी पे, टी इक्वल टू 0 पे, किसी गिवन टाइम टी पे आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। एक ये V नोट हो गया, ये एक VT हो गया। इतना डेटा दे रखा है और अब पूछा गया होगा कि फाइंड इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता करिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ। तो क्या आप लोग टाइट्रेशन जानते हो क्या होता है? ऐसा याद है कि ये नीचे मान लो HCl ले रहे हैं, ये लैब में भी कराया होगा, केमिस्ट्री के लैब में भी ये किया होगा। ये ऊपर से मान लो NaOH डाल दिया, तो ये नीचे गिरता था तो पिंकिश कलर चेंज हो जाता, याद है? यस सर। यस सर। ये जो नीचे गिरेगा उससे क्या होगा, कलर चेंज होता था। क्यों होता था कलर चेंज? वैसे किसकी वजह से? HCl का ही कलर चेंज हो जाता था कि कुछ और होता था उसमें? अरे इंडिकेटर्स की मदद से, इंडिकेटर भी यूज करते थे इसमें। मिथाइल ऑरेंज, यस सर। फिनप्थलीन, ऐसे नाम सुने हैं? यस सर। मिथाइल रेड पेनोप्टिन। और फिनप्थलीन, ये ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स का कलर चेंज होता था। ये बात आयनिक इक्विलिब्रियम में कभी मौका मिला तो बताएंगे, ज्यादा मैं डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाऊंगा उधर। यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको ये नॉर्मल टाइट्रेशन का किस्सा दिखाया। टाइट्रेशन भी दो टाइप के टाइट्रेशन हो सकते हैं या तीन से भी हो सकते हैं, बट अपन ज्यादातर कौन सा देखते हैं अपने सिलेबस में, कौन सा है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है और रिडॉक्स टाइट्रेशन है। तो होता क्या है, KMnO4 होता है जो, वो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में आगे चला जाता है। ये पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? यस सर। ये Mn पे चार्ज कितना है, ये KMnO4 वाले Mn पे चार्ज कितना है? +7 है। ये चीज तो अब यस सर। पहले भी अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी चार्ज वार्ज निकालना तो आता ही है अपने को, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 से कितना चला गया? +2। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है। ये रिडक्शन हुआ है तो ये खुद किसका काम कर, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा कि रिड्यूस काम करने किसी और को? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। KMnO4 इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे वो क्या रहा है, आप इस पूरी प्रोसेस को समझिए एक बार। ये कंटेनर है, इसमें आपने ये H2O2 डाल रखा है। जो H2O2 का रिएक्शन क्या हो रहा है, H2O प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। कि सर ये टाइट्रेशन किसका हो रहा है फिर? अब आप समझिए इस बात को कि ये में आपने T इक्वल्स टू 0 पे, यहां से T इक्वल्स टू 0 पे 5 ml सैंपल निकाला। 5 ml सैंपल निकाला होगा तो उसमें क्या होगा, पूरा पूरा H2O2 ही रहा होगा, है ना? यस। उस टाइम पे H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल रहा हूँ, H2O2 नॉट बोल रहा हूँ।
ये कॉन्सेंट्रेशन वाले H2O2 को लेके आपने ये 5 ml लिया है। यहाँ पे कितना ml निकाला था आपने H2O2? 5 ml निकाला। और वो 5 ml का पर से टाइट्रेशन किसके साथ करा रहे हो? टाइट्रेशन यहाँ पे कौन है? KMnO4, इसके साथ में टाइट्रेशन हो रहा है। ऐसे ही आपने यहां से किसी गिवन टाइम टी पे, किसी गिवन टाइम टी पे आपने क्या निकाला? 5 सैंपल निकाला। तो उस टाइम पे सैंपल में कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत वाले जैसी कॉन्सेंट्रेशन होगी कि दूसरी कॉन्सेंट्रेशन होगी H2O2 की? अरे H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी टाइम के साथ में, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ से वो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी उस टाइम पे, वो कॉन्सेंट्रेशन वाला सैंपल लिया, 5 ml सैंपल। वो 5 ml सैंपल को इसमें ये पुट कर दिया। ये पहले वाला सैंपल और ये सैंपल अलग अलग है कि एक जैसे हैं? एक जैसे। से वो पहला वाला फिगर बनाया था जो। पहला वाला फिगर बनाया। दूसरे वाले में मैंने किसी टाइम पे, किसी गिवन टाइम टी पे 5 ml सैंपल H2O2 का निकाला। तो उस 5 ml सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन पहले जितनी होगी कि उससे कम होगी? उससे कम होगी। उससे कम होगी। क्यों होगी उससे कम? क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ में कम होगी। वो 5 ml सैंपल निकाला और उसको टाइट्रेट कराया KMnO4 के साथ में। जो KMnO4 अपन यूज कर रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ जब उसको टाइट्रेट कराया तो उसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ? V0। और यहाँ जब टाइट्रेट कराया तो वॉल्यूम कितना यूज हुआ? VT। अब आपको समझ में आया डेटा क्या दिया हुआ है? अब इतनी बात समझ में आ रही है कम से कम? यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, ये क्या है? H2O2 को टाइट्रेट किया है कहाँ पे? T=0 पे। ये H2O2 का सैंपल निकाल के उसको टाइट्रेट किया है गिवन टाइम T। ठीक है। हाँ, अब सॉल्व क्या कर रहे हैं? इन दोनों के लिए आपको पता है इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इक्विवेलेंट समझते हो? ये तो किया ही है अपन ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तो किया है। यस सर। यहाँ पे इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। और इधर भी होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। अब इक्विवेलेंट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं? इधर देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू C इंटू V लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? C इक्वल्स टू कितना होता है? N/V होता है। बाय वे। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं? CV लिख सकते हैं। तो यहाँ बताओ T इक्वल्स टू 0 पे KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 m। इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ? V0। और इसका n फैक्टर कितना है? 5। ये बात समझ में आई? यस सर। और सामने इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2, इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल्स टू 0 पे कितना है? तुम्हारा H2O2 नॉट है इनटू वॉल्यूम कितना अपन ने यूज किया? 5 ml। और लेट से इसका कुछ n फैक्टर कांस्टेंट ही होगा, वैल्यू जो भी होगी। यस सर। और ऐसे ही दूसरी तरफ का भी देखो 1 m इंटू VT। इस पर वॉल्यूम कितना यूज हुआ? VT इंटू 5 इक्वल्स टू H2O2 ये गिवन टाइम T पे इंटू 5 ml इंटू n फैक्टर तो वापिस वही आएगा। यस सर। यस सर। आपको यहाँ से बात समझ में आ रही है कि जो ये V0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तुम्हारी H2O2 नॉट के, है ना? यस सर। और ऐसे जो H2O2T है वो क्या है? VT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर। यस सर। आपको समझ में आ रहा है कैसे पहुंचेंगे अपन K तक? यस सर। यहाँ जो मैं बात बोल रहा हूँ वो यदि आपने ध्यान में रख ली तो टाइट्रेशन वाली प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिसका टाइट्रेशन हो रहा है, किसका टाइट्रेशन हो रहा है? H2O2। H2O2 का। जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन
जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिसके साथ टाइट्रेशन हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ma'am. जिसका टाइट्रेशन हो रहा है, जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है जिसके साथ Titration हो रहा है. जिसके साथ टाइट्रेशन हो रहा है उसके वॉल्यूम से, उसके वॉल्यूम से, उसके वॉल्यूम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लिख लो बात, हिंदी में लिखो अंग्रेजी में लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट लिखी होनी चाहिए ये बात। जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो एग्जाम दे रहे हैं अभी लोग, वो भी ये बात लिखना जब आप रिकॉर्डिंग देखो। तो वापिस बोल रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ गया है तो लिख लोगे। जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिसके साथ टाइट्रेशन हो रहा है उसके वॉल्यूम से। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अब तो आसान चीज है। ए इक्वल्स टू कितना होगा, 1/T ln H2O2 का नोट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O2 का क्या, गिवन टाइम t, यही होना चाहिए। और Yes, sir. आपको पता है कि H2O2 नोट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V नोट के। और Yes, sir. H2O2 एट गिवन टाइम t है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, VT के। ये दोनों डेटा आपको दे रखे हैं, तो V नोट अपॉन VT लिखूं तो किसी को दिक्कत है क्या? No, No, sir. sir. हो गया, बहुत आसान। कि आपको ये रिएक्शन कौन सी थी, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ये डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 आपको दिया नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि ये डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपको कुछ नहीं निकालना, सीधा याद होना चाहिए आपको कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। चलो एक और केस देते हैं अपन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. तो रिएक्शन कैसी होती है, CH3CO C2H5, ये ईस्टर हो गया। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, मतलब कैटलिस्ट है एसिड यहाँ पे। और सामने किसमें टूटता है, हाइड्रोलाइसिस ईस्टर से क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल, CH3COH और प्लस क्या है तुम्हारा C2H5OH। Which? ये हो गया ईस्टर, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, और ये क्या हो गया, इथेनॉल। ठीक बात। अब आपको बोल रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये पता भी होना चाहिए आपको कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें रेट इक्वल्स टू इसको याद है, अपन ने याद है ऐसा एक क्वेश्चन किया था मिससेलेनियस वाला, ये कांस्टेंट वाला पार्ट में चला जाता है और इसको अपन K डैश बोलते थे, याद है? ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है, क्या है, Yes. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ये K डैश पता करना है बेसिकली। K डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/T ln ये ईस्टर की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली और ये ईस्टर की कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टाइम t। आपको डेटा क्या दिया हुआ है वो देखो, आपको डेटा क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है टाइम 0, गिवन टाइम t और इनफाइनाइट पे वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। तो यहाँ पे कौन सा टाइट्रेशन हो रहा होगा, अरे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रहा होगा।
एसिड बेस टाइट्रेशन। पिछले वाले में कैसा टाइट्रेशन हो रहा था बताओ जरा। डिकम्पोजिशन। अरे टाइट्रेशन कौन सा हो रहा था, ये चीज क्या थी, ये यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, आया ना। यस सर। अरे KMnO4 में ये Mn रिड्यूस हो रहा होगा, H2O2 क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो ये कौन सा टाइट्रेशन है तुम्हारा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। और एसिड बेस टाइट्रेशन पे आपको ये डेटा दिया है V नोट, VT और V इनफाइनाइट। बता सकते हो आप कि क्या करें इस बार, मतलब आपको थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, ट्राई करो क्या होना चाहिए। अभी जितना सिखाया उसके हिसाब से ये रिएक्शन के लिए आपको ये बेसिकली V नोट, VT और V इनफाइनाइट को आपको किसी न किसी तरीके से यहाँ से लिंक करना है ईस्टर नॉट और ईस्टर टी, ये पता चला तभी आपको आंसर आएगा। करो ट्राई। सर पहले वाला पेज दिखा दीजिए। पहले वाला पेज दिखा दो, ये लो। कुछ आया समझ में, क्या करना है। चलो करके देखते हैं। स्क्रीन पे देखो, ये CH3CO, सॉरी CH3CO क्या था तुम्हारा, C2H5 प्लस H2O, ये H प्लस के प्रेजेंस में CH3COH और प्लस ये C2H5OH। इनमें बताओ ये टाइट्रेशन किसके साथ हो रहा होगा, ये NaOH किसके साथ में क्या कहते हैं रिएक्शन कर रहा होगा, ये पता चल रहा है। अरे इसमें इन सब में एसिड कौन है, ये एसिटिक एसिड है CH3COH, हाँ या ना, वीक एसिड। तो इसके साथ में ये NaOH क्या कर रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा, यहाँ की वजह से एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है। तो मुझे बताओ CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज होगी कि नहीं होगी। शुरुआत में कुछ भी नहीं होगा, बाद में जैसे जैसे रिएक्शन आगे होगी इंक्रीज होगा। यस सर। तो इंक्रीज होगा तो एक बात बता सकते हैं, V नॉट, VT और V इनफाइनाइट में कब वॉल्यूम सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा इनमें से, पी नोट। V नोट की V इनफाइनाइट। वी इनफाइनाइट। वापिस अपना डायलॉग याद करो, जिसके साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम जिसका, जिसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, जिसका टाइट्रेशन कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसका टाइट्रेशन कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, है ना। तो ये टाइम के साथ में बढ़ेगा, ये टाइम के साथ में बढ़ेगा, तो जो वॉल्यूम यूज होगा NaOH का वो भी तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होनी चाहिए तुम्हारी, V इनफाइनाइट, फिर VT और फिर V नोट। ये बात समझ में आया सबसे पहले। यस सर। यहाँ पे V इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन VT इज ग्रेटर देन V नोट, ये बात समझ में आई। अब एक और बात नहीं समझ में आई कि T इक्वल टू 0 पे तो CH3COH बिल्कुल भी नहीं है, तो किस लिए ये वॉल्यूम यूज हो रहा है NaOH का। आपको बात समझ में आई कि CH3COH T इक्वल टू 0 पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये V नोट किसके लिए यूज हो रहा है, ये तो है ना वैल्यू है, जीरो तो है नहीं। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, जो कैटलिस्ट यूज किया है आपने, क्या किया है, कैटलिस्ट भी तो एसिड यूज किया है। अरे इस रिएक्शन में कैटलिस्ट भी तो क्या यूज किया है आपने, एसिड कैटलिस्ट यूज किया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होगी, तो वो कितना कंज्यूम कर रहा है NaOH का, कितना अमाउंट कंज्यूम कर रहा है। अरे V नोट कर रहा है, शुरुआत में तो और कोई है ही नहीं, तो वही कंज्यूम कर रहा होगा, है ना। यस सर। अब समझिए इसको कि यहाँ पे
यदि मैं लिखूं, मेरे काम की चीज कौन सी है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड विथ CH3COH, जो एसिटिक एसिड के साथ में कितना यूज हुआ, T इक्वल टू 0 पे कितना यूज हुआ होगा, 0 पूरा पूरा किसके साथ में, कैटलिस्ट के साथ ही हुआ होगा, क्योंकि T इक्वल टू 0 पे तो CH3COH है ही नहीं। गिवन टाइम T पे कितना CH3COH के लिए लगा होगा, VT माइनस V0 हुआ होगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि V0 किसके लिए लग रहा है, तुम्हारा जो कैटलिस्ट है उसके साथ यूज हो रहा है ना। यस सर। और यहाँ पे कितना लगा होगा, V इनफाइनाइट माइनस V0। ये V0 किसके साथ में यूज हो रहा है, यूज टू टाइट्रेट कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट को टाइट्रेट करने के लिए लग रहा है। तो मेरे लिए डेटा काम के ये 3 काम के हैं CH3COH के लिए। अब अपन फाइनली आते हैं रिएक्शन पे, CH3COO C2H5 प्लस ये H2O हो गया, आगे H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है CH3COH, और क्या था C2H5OH। मान लो T इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन A है, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0। किसी गिवन टाइम T पे इसका A माइनस एक्स हो गया, तो इसका कितना होगा x, इसका भी कितना होगा x। और T इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना होगा, ये होगा 0, ये होगा A, ये भी होगा A। इसमें कोई दिक्कत है, सर बोले कि H2 क्यों नहीं ले रहे हो, वो तो क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट, चलेगा। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जिसका टाइट्रेशन हो रहा है, जिसका टाइट्रेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसके साथ टाइट्रेट हो रहा है उसके वॉल्यूम से, आया ना। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है x। ये x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करवाऊं, ये VT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कराऊं कि VT माइनस V0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कराऊं। ये जो इसकी टाइम t पे जो कॉन्सेंट्रेशन है CH3COH की, उसको VT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कराऊं कि VT माइनस V0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कराऊं। CH3COH के साथ कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, VT माइनस V0 की VT यूज हो रहा है, VT माइनस V0। VT माइनस V0। तो ये हो गया VT माइनस V0। ऐसे ही T इक्वल टू इनफाइनाइट पे, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है A, तो A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना बोलूं, V इनफाइनाइट की V इनफाइनाइट माइनस V0, इनफाइनाइट माइनस V इनफाइनाइट V माइनस V0। इनफाइनाइट माइनस V0। काम बन गया अपना। यस यस तो सर। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ तक लिख लिया आपने, ये लिख लिया। यस सर। चल अब आगे बढ़ते हैं। K इक्वल्स टू, भूले नहीं अपने को निकालना क्या था, K इक्वल्स टू ln ये ईस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ईस्टर की किसी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना होगा ln, एक बात बताओ, t पे कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी A, और गिवन टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है A माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या A अपॉन A माइनस एक्स लिख सकता हूँ। यस तो मुझे पता है कि A किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V0 माइनस सॉरी V इनफाइनाइट माइनस V0, और x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, VT माइनस V0 के। अब इनको यहाँ पुट कर सकता हूँ, A को पुट कर लो, x को पुट कर लो, ये यहाँ पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। ln A कितना है तुम्हारा, V इनफाइनाइट माइनस VT, और वो कितना हुआ PT माइनस V0 VT माइनस V0। नहीं x नहीं, A माइनस एक्स पुट करना है आपको। A पुट करना है कि सॉरी सिर्फ x पुट करना है कि A माइनस एक्स पुट करना है, A A माइनस ये V इनफाइनाइट माइनस V0, और माइनस कितना हुआ VT माइनस V0। ये पुट करके बताओ क्या आ रहा है वैल्यू, PT माइनस V इनफाइनाइट। हाँ ln ये V इनफाइनाइट माइनस V0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया PT माइनस V V इनफाइनाइट माइनस VT।
वी इनफाइनाइट माइनस वीटी। ऐसे में कभी कंफ्यूजन भी आ जाए ना तो भी देख लेना कि यहाँ पे वी नॉट से कौन बड़ा है तुम्हारा, वी इनफाइनाइट बड़ा है, और वीटी से कौन बड़ा है, वी इनफाइनाइट। दोनों वैल्यूज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। Yes, sir. ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। ये हार्ड तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा सर। थोड़ा सा वापिस समराइज करते हैं हुआ क्या। बहुत अच्छा सवाल बनते हैं यहाँ से, एडवांस के लिए पूछा जाता है। मेंस में तो ये इतने से ही काम चल जाता है, ये शुरुआत वाला इससे ही काम चल जाता है, बट एडवांस के लिए ये चीजें भी चाहिए होती है। वापिस देखते हैं आपने क्या किया, ये रिएक्शन ली, इसमें जिसका आपको ये के लिए जो चाहिए था उसका ही टाइट्रेशन हो रहा था कि कोई प्रोडक्ट में कोई दूसरा ही टाइट्रेट हो रहा था? उसका ही। अरे इसका टाइट्रेशन थोड़ी ना हो रहा है, टाइट्रेशन किसका हो रहा है, CH3COH का हो रहा है, हाँ ना। Yes, sir. ये देखो अपने को के निकालना है, के निकालने के लिए तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बट हकीकत में टाइट्रेशन जो वैल्यू डेटा गया वो टाइट्रेशन तो उसके साथ हो रहा है, CH3COH के साथ में। जो पिछला केस था वो बड़ा आसान था, यही यहाँ पे के लिए चाहिए था मेरे को, और इसी का ही टाइट्रेशन हो रहा था। ये मेरे को के निकालने के लिए चाहिए था और इसी का ही क्या हो रहा था, टाइट्रेशन। तो देखो इसका चीज भी कहा है, बड़ा फटाफट से आंसर आ गया था इसका। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है कि वैल्यूज मुझे इसकी चाहिए बट टाइट्रेशन हो रहा है ये प्रोडक्ट का। तो उसके लिए क्या किया, आपको डेटा दे रखा था। डेटा में पहली चीज अपन ने ये पहचानी कि वी इनफाइनाइट बड़ा होगा वीटी से और वीटी बड़ा होगा वी नॉट से। ये कैसे पहचानी, कोई मेरे को वापस बताएगा यहाँ से देख के? ये वी इनफाइनाइट बड़ा है वीटी से और वीटी बड़ा है वी नॉट से, ये कोई बताएगा मेरे को कि ऐसा क्यों बोला था मैंने? सर क्योंकि क्योंकि CH3COH की टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको जो टाइट्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम भी तो क्या होगा, बढ़ेगा, आया ना? बढ़ेगा। Yes, sir. बिल्कुल सही बात। ये सबको समझ में आया अच्छे से? ये बात समझ में आई, ऑर्डर समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ, अब उसके बाद में मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि t इक्वल टू 0 पे शुरुआत में तो CH3COH कितना है, 0 है, 0 है, फिर भी NaOH का कोई वॉल्यूम लगा है V नॉट। तो ये किसके साथ, किसके लिए लगा होगा, किसको टाइट्रेट करने के लिए लगा है, कैटलिस्ट को। किसको टाइट्रेट करने के लिए लगा है, कैटलिस्ट को। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड विद CH3COH, जो अपनी रिएक्शन में अपन लिंक करने के लिए CH3COH के साथ में NaOH का कितना वॉल्यूम लगा। शुरुआत में तो 0 लगा क्योंकि शुरुआत में CH3COH था ही नहीं। उसके बाद गिवन टाइम t में पूरा वॉल्यूम लगा है Vt, उसमें से V नॉट तो किसको टाइट्रेट करने के लिए काम में आ रहा है, कैटलिस्ट को। तो CH3COH के लिए कितना काम में आया होगा, Vt माइनस V नॉट। ऐसे पूरा कितना लगा V इनफाइनाइट, उसमें से V नॉट किसके लिए लगा, कैटलिस्ट के लिए, और V इनफाइनाइट किसके लिए लगा तुम्हारा, CH3 सॉरी पूरा V इनफाइनाइट था, उसमें से CH3COH के लिए कितना लगा, V इनफाइनाइट में से V नॉट कम करके बाकी वाला लगा। कोई पूछेगा सर ये क्या बात हुई, कैटलिस्ट को आपने पहली बार तो यूज करवा ही दिया, अब दोनों बार यहाँ क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? आ रहा होगा मन में कि सर यार दोनों बार क्यों सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, यहाँ खत्म तो कैटलिस्ट की वजह से तो शुरुआत में हो गया ना, अब तो कैटलिस्ट कहाँ बचा? कैटलिस्ट क्या रिएक्शन में कंज्यूम होता है क्या? नो सर। कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना? यस सर। और वापिस भूलो मत, आपने पहली बार कब है t इक्वल टू 0 पे सैंपल निकाला, तब भी उसमें जो सैंपल निकाला होगा उसमें CH3COH तो नहीं रहा होगा बट कैटलिस्ट तो रहा होगा, है ना? फिर आपने किसी गिवन टाइम t पे 5 ml सैंपल निकाला, उसमें भी तो कैटलिस्ट रहा होगा, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे निकाला तब भी तो उसमें कैटलिस्ट रहा होगा। तो कैटलिस्ट का हिस्से का V नॉट तो हर बार आया ही होगा, है ना? यस सर। तो ये भी चीज को समझो। उसके बाद में ये लिखने में किसी को दिक्कत है, ये जो लिखा मैंने, ये तो बड़ा No, आसान sir. चीज है, A0 0 A माइनस एक्स 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 और 0 A। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको लिंक करना था ना कि जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसके साथ टाइट्रेट हो रहा है उसके वॉल्यूम से। तो अपन ने बोला x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
एक्स कौन सा डेटा है, कौन सा टाइम का कॉन्सेंट्रेशन, गिवन टाइम टी पर, उसके CH3COH को टाइट्रेट करने के लिए कितना NaOH का वॉल्यूम यूज हुआ था, VT माइनस V नॉट। तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V नॉट। गिवन T इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे CH3COH की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारी A, और T इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे वॉल्यूम कितना यूज हुआ है उसको टाइट्रेट करने के लिए, V इनफाइनाइट माइनस V नॉट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद अपनी नॉर्मल K को निकालने के लिए कितना चाहिए, 1/T ln E अपॉन A माइनस एक्स। ए आपको पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स किसके पता है वो पता कर लिया, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. चलो बस एक केस और बचा है तो करते हैं इसमें। तीसरा केस लिखते हैं या तीसरा रिएक्शन लिखते हैं अपन। CH3CO CH3 है प्लस है I2, और यहाँ पे CH3CO CH2I प्लस HI। ये आपको बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसमें आपको गिवन है कि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन I2। I2 पे रेट नहीं डिपेंड करती है, मतलब ये भी कैसी हो गई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। Yes, sir. तो अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब वो क्या दिया हुआ है, टाइम डेटा कैसे दिया है टाइट्रेशन का, टाइम ये 0, ये T, ये इनफाइनाइट, और यहाँ बोला है कि वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन यूज्ड। हाइपो सॉल्यूशन यूज्ड, हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है पता है? अरे पता है कि नहीं पता, हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है? Na2H2O3 होता है, Na2H2O3। ये क्या होता है, क्या काम होता है इसका? ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसी को रिड्यूस करता है। देखो यहाँ पे I पे चार्ज कितना है, 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? So reduce. रिड्यूस हो रहा है। ये समझ में आ रही बात? ये क्या करेगा, बेसिकली रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, I2 को I माइनस में कन्वर्ट करेगा, I2 को I माइनस में कन्वर्ट करेगा। यहाँ की देखो खूबसूरती देखो, मेरे को K निकालने के लिए क्या चाहिए, K इक्वल्स टू 1/T ln, रेट किस पे डिपेंड कर रही है, I2 पे डिपेंड कर रही है कि CH3CO CH3 पे कर रही है, CH3CO CH3. CH3CO CH3 पे। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, CH3CO CH3 की कॉन्सेंट्रेशन एट T इक्वल्स टू 0, ये CH3CO CH3 की कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टाइम T। अब आप चीज समझिए, ये जो डेटा दे रखा है वो टाइट्रेशन किसके साथ टाइट्रेट करने के टाइम का दे रखा है, I2 के साथ टाइट्रेट कर रहा है। किसके साथ टाइट्रेट कर रहा है, I2, बट मुझे डेटा किसका चाहिए, CH3CO CH3 का। अब देखो मैंने तीनों केसेस करवा दिए हैं आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। जो चाहिए था आपको K निकालने के लिए, उसी के साथ ही टाइट्रेशन का डेटा दे रखा है। सबसे सिंपल केस, Yes, sir. यहाँ देखो अगले वाले में जो चाहिए था उसका नहीं, सामने प्रोडक्ट का टाइट्रेशन हो रहा है, सामने प्रोडक्ट का टाइट्रेशन हो रहा है, उसके साथ भी अपन रिलेट कर लिया। देख रहे हो कैसे रिलेट किया? Yes, sir. और तीसरा कौन सा है, जिसके साथ टाइट्रेशन हो रहा है वो डेटा, यहाँ I2 का टाइट्रेशन हो रहा है बट मुझे डेटा किसका चाहिए, CH3COS, रिएक्टेंट के ही बगल वाले का टाइट्रेशन हो रहा है, तब कैसे हैंडल करना है। खुद का हो रहा है तो हैंडल करना सीख गए, प्रोडक्ट का टाइट्रेशन हो रहा है तो हैंडल करना सीख गए, जो चाहिए उसके बगल वाले का, मतलब रिएक्टेंट में ही किसी का और का टाइट्रेशन हो रहा है तो कैसे हैंडल करना है वो अपन सीख गए। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, V0 VT और V इनफाइनाइट में कौन बड़ा कौन छोटा? V infinite. V इनफाइनाइट बड़ा, सोच के बोलो, रटना नहीं है। वापिस वही डायलॉग देखो,
ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसके साथ और- टाइट्रेशन कर रहे हो। किसके साथ टाइट्रेशन कर रहे हो? I2 के साथ में। इसकी के साथ। कॉन्सेंट्रेशन से। इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी घटेगी? ये घटेगी। I2 रिएक्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी? सर घटेगी। घटेगी। घटेगी तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। यस यस ये सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर यस आ सर। गई। वह एक ही डायलॉग है पूरे टाइट्रेशन के लिए। सिर्फ यदि आपको एक डायलॉग पता है कि जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिसके साथ टाइट्रेट कर रहे हो उसके वॉल्यूम्स। यदि ये पता है तो टाइट्रेशन वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वी इनफाइनाइट सबसे छोटा है, फिर वी फिर वी नोट है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? नो नो ये सर। क्यों है? क्योंकि आप लिख लेना यहाँ पे पीछे, क्योंकि I2 की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। I2 की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी लिख लेना ये क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रही है? बढ़ रही थी। हाँ करें आगे बढ़े। यस सर। चलो अभी लिख लेते हैं एक बार रिएक्शन वापिस। CH3COCH3 plus I2 converting into CH3CO CH2I और प्लस हो गया HI। ये हो गया A, ये B, ये T इक्वल टू 0 पे। अब क्या लगता है इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? कौन A और B में ज्यादा कौन है और कौन कम है? A और B में ज्यादा कौन है और कौन कम है? या कुछ नहीं बोल सकते कि सर ऐसे सीधे कैसे पूछ सकते हो आप? ये डेटा देख के कुछ आपको ये बता दोगे तो मजा आ जाएगा। ये डेटा देख के कुछ समझ में आ रहा है कि A और B में कौन बढ़ा रहा होगा या इन दोनों में कम कौन पड़ा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? सर पी। पी। I2 क्यों बोला B? B छोटा है कि बड़ा है? छोटा। क्यों क्यों बोला ऐसा? सपना आया या? सर टी टाइम पे जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 है। कहाँ है 0? मतलब क्यों होगा 0? ये तो रिएक्टेंट है ना। अरे T इक्वल 0 पे कितना वॉल्यूम चाहिए? इनफैक्ट वहां तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। अब देखो मजा आ जाएगा यदि आप सुन रहे हो ये चीज तो आपको मजा आ जाएगा। T इक्वल टू 0 पे नहीं, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी कुछ ना कुछ हाइपो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज है। ये वैल्यू है ना, 0 तो नहीं है ये भी इनफाइनाइट। कुछ ना कुछ वैल्यू है। यस कुछ ना सर। कुछ वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि T इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी I2 रहा होगा कंटेनर में। यस सर। T इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी कंटेनर में I2 रहा होगा। I2 रहा होगा मतलब क्या है? इन दोनों में से अभी भी T इक्वल टू इनफाइनाइट पे बचा कौन है? I2 बचा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ फिर? CH3CO CH3। नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? वापिस बोल रहा हूँ। T इक्वल टू इनफाइनाइट में भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम टाइट्रेट करने के लिए लग रहा है। इसका मतलब क्या है? T इक्वल टू इनफाइनाइट पे I2 कंटेनर में रहा होगा। I2 कंटेनर में रहा है मतलब क्या है? वो बचा है। तो कम कौन पड़ा है? पूरा खत्म कौन हो गया? CH3CO CH3। ये बात दिमाग में जा रही कि नहीं जा रही? सर CH3COCH3 खत्म हो गया करके कैसे पता चला? अरे जब ये देख एक बात बता, ये A और B में यदि कोई खत्म नहीं हुआ है तो रिएक्शन तो चलती जाती ना लड़की। यस सर। नहीं आ रही बात समझ में? सर आ गई। कोई खत्म नहीं होता तो रिएक्शन चलती जाती ना। कोई खत्म हुआ तभी तो रिएक्शन बंद हुई होगी। यस सर। हाँ तो यहाँ देखो T इक्वल टू 0 पे ये है। गिवन टाइम T पे
ये मान लो a माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया b माइनस एक्स। और t इक्वल टू इन्फानाइट पे अब आपको पता चल चुका है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तुम्हारा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट समझते हो ना, जो कम पड़ जाए, कम जो Yes, sir. कम पड़ जाए, पड़ और ये जाए, जो कम पड़ जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और यहाँ से अपन एक और चीज बोल सकते हैं कि b बड़ा होगा a से, तभी तो CH3COCH3 क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। यस सर। तो ये कितना होगा 0, और ये कितना हो जाएगा b माइनस ए। ए। ये जो लिखा है ये समझ में आया। यस सर। अब आपको किसको किसको लिंक करना है, I2 को, जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जिसके साथ टाइट्रेशन हो रहा है उसके वॉल्यूम से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो B है वो t इक्वल टू 0 पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, V नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और ये b माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए VT के। ये b माइनस ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, V इनफाइनाइट। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। Yes, sir. तो ये लिख लेते हैं बातें कि b is directly proportional to v naught, b minus x is directly proportional to, sorry, b minus x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, v t के। और b माइनस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, v इनफाइनाइट के। यहां से मेरे को क्या निकालना, k निकालना। k इक्वल टू कितना होता है 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स, आया ना। ये क्यों लिखा है a अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि वापस याद करो ये किसके बराबर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO CH3 नॉट अपॉन CH3CO CH3 एट गिवन टाइम t। ये क्यों लिखा, उसका I2 वाले का क्यों नहीं लिखा साथ में, क्योंकि I2 पे रेट डिपेंड नहीं कर रही है, आया ना। Yes, sir. यस। a अपॉन a माइनस एक्स। इन तीन वेरिएबल से, ये तीनों चीजों से आपको क्या निकालना है, यहाँ से a निकालना और x निकालना, और ये यहाँ आके पुट करना। चलो करके दिखाओ मेरे को। ये b की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, फिर इन दोनों से, ये दो डेटा से क्या निकाल सकते हो, a और x निकाल सकते हो। आ गया। 1/t ln p naught minus v infinite upon p naught minus vt। ओके रुको चेक करके बताते हैं आपको। 1/t ln कितना v नॉट माइनस v इनफाइनाइट अपॉन vt माइनस v इनफाइनाइट। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ vt minus v naught। नहीं, जो लिखा है ये आएगा, मतलब गलत किया है तुमने। ढंग से निकालो वापस वैल्यूज। तेरा क्या आ रहा है डेटा, vt माइनस क्या वैल्यू आ रही, v naught minus v infinite upon vt minus v naught। vt माइनस v नॉट। ओके क्योंकि p की जगह v naught रखेंगे ना। तो एक बात बता मेरे को तू, इन तीनों डेटा में से कौन बड़ा डेटा है तुम्हारा। ये वैल्यू तो नेगेटिव ही हो गई लड़की, कि तू जो बोल रही है कि नीचे vt माइनस v नॉट आएगा, और v नॉट सबसे बड़ा है, फिर क्या है vt है, और फिर क्या है v इनफाइनाइट है। तो ये डेटा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, यहीं से समझ में आ गया क्वेश्चन गलत किया तूने, समझ में आई बात। तो जबकि जो मैंने लिखा है vt माइनस क्या लिखा है v इनफाइनाइट, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। अरे पॉजिटिव। vt बड़ा है v इनफाइनाइट से, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहाँ से निकाल के देख ले इन तीनों डेटा से। चलो तुम्हारे साथ करते हैं कुछ।
सर ऊपर v इनफाइनाइट माइनस v नॉट की है ना, तो ऊपर भी नेगेटिव आएगी नीचे भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो जबरदस्ती थोड़ी लानी है, जो वैल्यूज आएगी वो लिखनी है ना। ऐसे देख, चलो कर दिखाता हूँ मैं। कि मैं बीच में साइन इक्वल्स टू वाला यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ये b को v नॉट पुट कर लेता हूँ, v नॉट माइनस a इक्वल्स टू v इनफाइनाइट हो गया। तो v नॉट नॉट माइनस। माइनस v इनफाइनाइट इक्वल्स टू a। ये तो सिंपल हो गया, ऊपर का डेटा में तो कोई दिक्कत नहीं है ये a। यस सर। हाँ, अब आते हैं अपन x की तरफ। तो यहाँ से x आ जाएगा, देखो v नॉट b किसके बराबर है, v नॉट माइनस x इक्वल्स टू vt हो गया। तो यहाँ से v नॉट माइनस vt इक्वल्स टू कितना हो गया, x। अब आपके पास a है और x है, पुट कर लो। a कितना है तुम्हारा, v नॉट माइनस v इनफाइनाइट माइनस x कितना पुट किया आपने ऊपर, v नॉट माइनस कितना है vt। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है वैल्यू। ये वी नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है कैंसिल होता हुआ। यस सर। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। vt तो माइनस फाइनली सही लिखा है जो मैंने लिखा है। यस सर। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 केसेस है, इतना आपने कर लिया तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करोगे। चलिए आगे बढ़ते। अभी अपन ने प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ में काम कर लिया। दूसरा आपने भी टाइट्रेशन की रीडिंग्स दे रखी है, उसके साथ भी कर लिया। एक और केस होता है इसमें, इफ ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज आर गिवन। ऑप्टिकल रोटेशन इज गिवन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है समझते हो? अरे आपने ये देखा, आइसोमरिज्म करके एक चैप्टर होता है ऑर्गेनिक में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। 11th में आया होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसा कुछ याद आ रहा है? अरे सिस और ट्रांस ऐसा लिखते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिस फॉर्म होती थी, ट्रांस फॉर्म होती थी, यस सर। नहीं? तो वो था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऐसे एक कायरल कार्बन करके ऐसा लिखते थे, कुछ कायरल कार्बन है कि नहीं है, ऐसा कुछ लिखते थे अपन। यस सर। वो था ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। डी और एल करके ऐसा करके लिखते हो तो पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है। यहाँ आपने एक कंपाउंड ले रखा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके थ्रू आपने क्या की, लाइट को पास किया, लाइट को पास किया। हाँ, प्लेन पोलराइजिंग लाइट, पीपीएल बोलते थे, याद है? यस सर। उसको करवाते थे, वो क्या कर देती है, उसको थोड़ा रोटेट करवा देती है। जो रोटेट करवा देती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो रोटेट नहीं करवा देती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद आ रहा है? यस सर। तो रोटेशन, जो रोटेशन होता है वो रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वो जो लेंथ होती है ट्यूब की, वो जितना लंबा ट्यूब होगा उतना क्या होगा, ज्यादा होगा रोटेशन, है ना? यस सर। और जो उसमें लिया गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना क्या करेगा, ज्यादा रोटेट करेगा लाइट को। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? तो जो ये आर है, आर क्या है तुम्हारा, रोटेशन। रोटेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। ये है कॉन्सेंट्रेशन, ये है लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब। बट ये वैल्यू हम आप हमेशा अज्यूम करेंगे, अज्यूम टू बी 1 यूनिट, हमेशा 1 यूनिट ही अज्यूम करेंगे इसको। तो अपन 1 यूनिट ही है तो अपन बोल सकते हैं कि आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू को तो अपन ने कितना मान रहे हैं, 1 ही मान रहे हैं। तो यहां से अब r इक्वल्स टू r नॉट
इंटू सी हो गया। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रोटेशन। ये ध्यान देखना, ये नोट और ये चीज में फर्क है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्या फर्क है, ये चीज क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, और ये चीज क्या है, रोटेशन एट t इक्वल्स टू 0। ये फर्क ठीक है। यस सर। तो यहाँ आपको एक ही रिएक्शन बार बार कराई जाती है। तो देख लो, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सुक्रोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला सुक्रोज का C12H22O11। तो पानी में डालते हैं तो ये ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वापिस वही दूसरे वाला आइसोमर सी होता है। यस सर। तो ये बेसिकली मैं इसको ऐसा लिखूंगा रिएक्शन को, ये सुक्रोज है कन्वर्टिंग इनटू, ये लेट से ग्लूकोज है, एक क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। इनमें से कोई एक दाईं तरफ घुमाता है, कोई एक बाईं तरफ घुमाता है, ऐसा ही होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी। हाँ, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, DNL। तो सुक्रोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये सुक्रोज है, ये ग्लूकोज है, ये हो गया फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज। अब करना क्या है, आपको ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यूज दे रखी होगी, उसके हिसाब से आपको ये रेट कांस्टेंट निकालना है, K इक्वल्स टू 1/T ln, वापिस सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन गिवन टाइम, सॉरी T इक्वल्स टू 0 पे, और सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन गिवन टाइम T, ये आपको निकालना। इसमें केस 1 पढ़ा रहा हूं मैं, कि आपको डेटा दिया हुआ है टाइम 0 और T का, और यहाँ पे दे रखा है कि रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज, रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज, सुक्रोज की वजह से रोटेशन दे रखा है R0, और कितना दे रखा है RT। ये तो बहुत हलवा चीज हो गई, समझ में आया बात? अरे रोटेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। रोटेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। तो रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और ये रोटेशन किसकी वजह से दे रखा है, सुक्रोज की वजह से दे रखा है, और उसी का तो चाहिए अपने को वैल्यूज, आया ना? यस सर। तो ये जो R0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन। इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं कि सुक्रोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो इसका T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन A कर लेते हैं, इसका 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, गिवन टाइम T पे ये A माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, और T इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना हो गया, 0, ये A हो गया, ये A हो गया। तो यहाँ पे अभी तो सुक्रोज की वजह से ही आपको रोटेशन दे रखा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 और A माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT। खत्म बात, ये बात समझ में आई? यस सर। अरे A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज, और A माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT। अब यहाँ से K निकाल लो, K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स। तो खत्म हो गया लाइन में, 1/T ln कितना हो गया, R0 अपॉन RT। ठीक है इतना? ये ठीक है। यस सर। अगला केस देखिए जरा, केस 2।
इसमें ध्यान दो क्या है कि रोटेशन सिर्फ सुक्रोज की वजह से ही दे रखा है। दूसरे केस में आपको डेटा कैसे दिया है, केस 2 में एक टाइम 0 और ये गिवन टाइम t, और यहां आपको रोटेशन ड्यू टू सॉल्यूशन की वजह से रोटेशन दे रखा है। तो सॉल्यूशन की वजह से रोटेशन दे रखा है मतलब क्या है, सिर्फ सुक्रोज का है कि तीनों का ही है? अरे सिर्फ तीनों सुक्रोज का है कि तीनों का ही है? तीनों तीनों का ही है। तीनों का ही है तो ये आपको आर नॉट दे रखा है, इस बार आर टी दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, और क्या दिया है गिवन में, ये तो दिया ही है, और क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यूज आर गिवन। मतलब क्या दिया है आपको, आर नॉट सुक्रोज का, ये आर नॉट ग्लूकोज का, और आर नॉट फ्रक्टोज का, ये तीनों आपको स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज भी दे रखी है। अब देखो क्या करें, ये सुक्रोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ए इक्वल टू 0 पे ये ए माइनस एक्स, सॉरी तो ओके ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स, और ये टी इक्वल्स टू इन्फानाइट पे ये 0 है, ये ए है और ये ए है। अब देखो ये जो आर नोट वैल्यू दे रखी है टी इक्वल्स टू 0 पे, बताओ कंटेनर में कौन कौन है, सिर्फ सुक्रोज ही है, यस सर तो ये किसके बराबर होगा, सुक्रोज की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू और इनटू किसके बराबर ए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये समझ में आई कि नहीं आई? सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसका स्पेसिफिक रोटेशन, और Yes, sir. आर टी किसके बराबर हो गया, टी गिवन टाइम टी पे सुक्रोज भी है, ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है, सुक्रोज भी है, ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है, तो ये किसके बराबर होगा, आर नॉट एस इंटू ये ए R0 माइनस एक्स हो गया, प्लस आर नॉट जी इंटू कितना हो गया एक्स, और प्लस आर नॉट ये फ्रक्टोज इंटू कितना हो गया एक्स। यहाँ कितने अननोन्स हैं, इन दोनों इक्वेशन में अननोन कितने हैं, दो अननोन है आपके लिए, A और X. दो अननोन, कौन कौन से, ए और एक्स क्या है अननोन, बाकी सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है तो निकाल लोगे ए और एक्स यहाँ से, और ए और एक्स निकाल लोगे तो फिर फाइनली आपको क्या लिखना है, के इक्वल्स टू 1/t ln a अपॉन a माइनस, ये यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको डेटा दे रखा होगा तो बहुत आसान हो जाएगी ये चीज, क्लियर है? आपको जो चाहिए वैल्यूज दे रखी है, ए और एक्स यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो केस 2 में क्या था, आपको जो रोटेशन दे रखा था वो सिर्फ सुक्रोज की वजह से नहीं था, सॉल्यूशन की वजह से था, बट आपको बचाने के लिए क्या कर रखा था इन्होंने, ये वैल्यूज भी दे रखी थी, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज भी दे रखी थी। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या हो रहा है, आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया होगा, टाइम ये 0 t और इनफाइनाइट, और यहाँ पे दिया है इस पर 3 डेटा दिया है, रोटेशन ड्यू टू सॉल्यूशन, ये आर नोट है, ये आर टी है, ये आर इनफाइनाइट, आर नोट आर टी और आर इनफाइनाइट। तो ध्यान रहे कि इस बार
इस बार स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज नहीं दे रखी है, रोटेशन की वैल्यूज नहीं दे रखी है, सिर्फ ये 3 जो ऊपर डेटा दे रखा है इतना ही दे रखा है। इस बार तो लंबा हो जाएगा काम, ऐसा समझ लो ये जो आर नोट है वो किसके बराबर हुआ, ए इंटू आर नोट एस के, बट आपको ये वैल्यू पता नहीं है, ये आर टी है, ये किसके बराबर हुआ, ए माइनस एक्स इंटू ये हो गया आर नोट एस प्लस एक्स टाइम्स आर नोट क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस एक्स टाइम्स आर नोट फ्रक्टोज, और ये आर इन्फानाइट के टाइम पे कौन है, ग्लूकोज तो सुक्रोज तो खत्म हो गया, कौन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो प्लस ए टाइम्स आर नोट ऑफ जी प्लस ए टाइम्स आर नोट ऑफ F। अब यहाँ क्या क्या अननोन है, इतने में से अननोन क्या क्या है, आर नॉट एस आर नॉट, ये देखो पहले तो ए और एक्स तो है ही है, और क्या क्या अननोन है, आर नोट एस भी है, आर नोट जी भी है, और आर नोट एफ भी। 3 इक्वेशन और कितने अननोन, 5 अननोन, नाइंसाफी वाली बात है। यस सर। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला रख लेंगे, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो सीधा सीधा याद रखेंगे। इसका तीसरे वाले केस का रिजल्ट याद रखना है, इसका रिजल्ट याद रखना है। एक बात बताओ, इन तीनों केसेस में फर्क क्या है, वो समझ में आया कि नहीं आया? पहले केस में क्या था, जिसका चाहिए था उसी का ही रोटेशन दे रखा है, खत्म बात। दूसरे केस में पूरे सॉल्यूशन का रोटेशन दे रखा है, पर 2 डेटा दे रखे होंगे और साथ में आपके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज भी दे रखी होती है। तो तीसरे केस में आपको 3 डेटा दे रखे हैं बट स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज नहीं दे रखी। ज्यादा पॉपुलर केसेस कौन से, इनफैक्ट ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद में केस फर्स्ट पूछा जाता है और केस सेकंड बहुत कम पूछा जाता है। तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला है वो मैं लिख लेता हूँ, वो फाइनल फॉर्मूला आएगा ये लिख लो जरा, ये याद करना है इसको फॉर्मूला, आर इनफाइनाइट माइनस आर टी अपॉन, सॉरी आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट, और ये आर इनफाइनाइट माइनस आर टी, ये आपको याद रखना है। आपके पास वैल्यूज है, पुट कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, यस सर। तो आज अपन क्या पढ़े, टाइट्रेशन पढ़े, और रीडिंग दे रखी है तुम्हारी ऑप्टिकल रोटेशन की, वो वैल्यूज पढ़े। टाइट्रेशन में क्या होता है, जिसका टाइट्रेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसके साथ टाइट्रेशन हो रहा है उसके वॉल्यूम से। और वहां अपन ने 3 केसेस में जिसका डेटा चाहिए था, मतलब के लिए निकालने के लिए उसी का ही टाइट्रेशन हो रहा था। फिर अपन ने देखा कि एक प्रोडक्ट का टाइट्रेशन हो रहा था, फिर कैसे रिलेट किया। फिर अपन ने देखा कि रिएक्टेंट में एक बगल वाले रिएक्टेंट का टाइट्रेशन हो रहा था, उसके डेटा की मदद से मैं कैसे के निकाल सकता हूँ। और टाइट्रेशन भी अपन ने देखे 2 टाइप के, एक एसिड बेस टाइट्रेशन देखा, दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन देखा। और जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यूज है उसमें सिंपल सी बात थी कि ऑप्टिकल रोटेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन की, क्योंकि डिस्टेंस को अपन ने 1 यूनिट मान रखा है, तो लेंथ थी उसको। उसके बाद 3 केसेस बनाए, सुक्रोज का ही सीधा सीधा ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है, दूसरे केस में 2 डेटा दे रखे हैं बट सॉल्यूशन के दे रखे हैं, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज दे रखी होगी। तीसरे केस में 0, t और इनफाइनाइट के 3 डेटा दे रखे हैं सॉल्यूशन की रोटेशन की वजह से, और स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज नहीं है। क्लियर? यस सर।